नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज जनरल केमिस्ट्री सेकंड एंड लैब वर्क सेकंड जो कि हमारा कोर्स है CHEN 202 की यूनिट 3 का एसिड एंड बेस भाग को एक्सप्लेन करूंगी। एसिड एंड बेस जिसे हम कहते हैं अम्ल और क्षार। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अम्ल और क्षार हमारे दैनिक जीवन में एक आवश्यक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अम्ल और क्षार रासायनिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में जाने जाते हैं। रासायनिक विज्ञान का ज्ञान जो होता है दैनिक घरेलू पदार्थ वस्तुओं के वर्गीकरण में एक सहायक होता है। किसी पदार्थ को उसके गुण और आधार के आधार पर अम्ल और क्षार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस वर्गीकरण के कई सिद्धांत हैं और इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, अम्ल क्षार की अवधारणा कहाँ से स्टार्ट हुई, अम्ल और क्षार कैसे अम्ल और कैसे क्षार कहलाते हैं, रसायन विज्ञान की भाषा में आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। आखिर इनको इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट ने इनको किस तरह से वर्गीकृत किया और किस तरह से आज हम इनको जानते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो इस अवधारणाओं को मैं आज आपको इस रेडियो टॉक के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें हमारा पहला सिद्धांत होता है आर्रेनियस सिद्धांत, दूसरा होता है ब्रोंस्टेड लोरी का सिद्धांत और तीसरा है लुईस का सिद्धांत। लुईस और ब्रोंस्टेड लोरी के बीच में एक सिद्धांत और आता है जिसे हम कहते हैं लक्स फ्लड का अम्ल क्षार सिद्धांत, जो विलियन के pH मान को माप पर अम्ल और क्षार की प्रबलता निर्धारित कर सकता है। और अम्ल क्षार के प्रत्येक सिद्धांत में कुछ लाभ और कुछ सीमाएं होती है जिनको दूर करना अत्यंत आवश्यक होता है और जिसके लिए प्रत्येक सिद्धांत में कुछ न कुछ ये तो माना ही गया है, कुछ न कुछ कमियां हुई तो उन कमियों को सुधारते सुधारते कई नए सिद्धांत, कई नई अवधारणाएं आती रही। इसी तरह से भी अम्ल और क्षार के सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन कई अवधारणाओं को लेकर किया जाता है। उनकी कमियों को दूर करते हुए नई अवधारणाएं आती है, दूसरी अवधारणा को दूर करते हुए तीसरी अवधारणा आती है और इस तरह से जब सारी कमियां दूर हो जाती है तो एक फाइनल थ्योरी यानी फाइनल अवधारणाएं सामने प्रस्तुत होती है। तो अम्ल क्षार की जो सामान्य अवधारणाएं हैं वो ये है कि सामान्यतः अम्ल और क्षार उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं और अम्ल क्षार की मूल धारणा को हम इस तरह से संक्षेप में बताते हैं। जैसे कि अम्ल हम किसे कहेंगे, जो कि एक साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ, रसायन विज्ञान का विद्यार्थी नहीं है तो मैं कहूंगी अगर अम्ल किसे कहोगे तो वो जानेगा कि जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है कुछ और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ HCl की बात करो, HCl जिंक के धातु के साथ कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया करके जिंक के क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेंगे। अगर कार्बोनेट के साथ है, कार्बोनेट के तत्व है, जैसे HCl में तो कार्बोनेट था नहीं, कोई कार्बोनेट वाला कंपाउंड है तो वह अम्ल के साथ अभी करके कौन सी गैस निकालेगा, CO2 गैस बाहर निकालेगा। ये कंपल्सरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, CO2 गैस निकले, कार्बोनेट के रूप में होगा तो CO2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन के रूप में होगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। पानी में अम्लों के विलायक विद्युत का संचयन करते हैं और सबसे प्रमुख बात ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। एक साधारण अवधारणा जिसे कहते हैं, साधारणतः अम्ल किसे कहोगे, जो खट्टे होंगे, जो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, CO2 गैस निकालेंगे, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उसे हम किसी नाम से जानते हैं, एसिड के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर क्षार की बात कहें तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, वो क्या करते हैं, लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला करते हैं, प्रकृति में चिकने होते हैं, जलीय क्षार विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, ये ऐसा माना जाता है। अम्ल और क्षार की अवधारणाओं को सबसे पहले आर्रेनियस ने बताया, जिसे हम आज आर्रेनियस के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। 1884 में स्वीडन रासायनिज्ञ थे जिन्हें कहते हैं आर्रेनियस। उन्होंने कहा कि अम्ल उन पदार्थ को कह सकते हो जिनमें जो किसी एक्वस मीडियम में यानी जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। क्षार उन्हें कहते हैं जो OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे कह सकते हो कि HCl की बात करें तो HCl को जो अगर आयनाइज किया जाएगा तो H+Cl- में टूटेंगे तो HCl क्या है, एक एसिड है यानी कि अम्ल है। और NaOH की बात करी जाए तो Na+ और OH- टूटेंगे तो NaOH में OH- आयन रिलीज होता है तो OH क्या है, OH के कारण क्या है, बेस है। तो यानी कि आर्रेनियस जो सबसे पहला जिसने अम्ल क्षार का सिद्धांत दिया 1884 में, उन्होंने अम्ल उसे कहा जिसमें H+ आयन होंगे और क्षार उसे कहा जिसमें क्या होंगे, OH- आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और साथ साथ उन्हें उस समय उस 1884 के सिद्धांत बहुत एक सदी पुराना सिद्धांत हो गया तो उसने उसके अनुप्रयोग भी बताया कि आधात्विक ऑक्साइड के बीच जलीय विलयन जैसे कि CO2, SO2, SO3, N2O3, N2O5 आदि में ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जल में वे H+ आयन देने की क्षमता रखते हैं। और धात्विक ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया आदि में जलीय विलयन में क्षार की तरह काम करते हैं और OH- आयन देने की क्षमता रखते हैं। यानी कि इनका टोटल ओवरऑल सिद्धांत अगर हम मान के चले, आर्रेनियस का सिद्धांत H+ और OH- पर आधारित। ये सिद्धांत बहुत लंबे समय तक एक्सेप्टेड नहीं हो पाया क्योंकि मैंने बोला कि अम्ल उसे कहा जिसमें जो विलयन में H+ आयन देंगे और क्षार वो होंगे जिसमें जो विलयन में OH- आयन देंगे। तो हर किसी फॉर्मूले में केमिस्ट्री में कंपल्सरी नहीं होता कि H+ हो और OH हो। जैसे अगर हम बात करूं, मैं CaCO3 की बात करूं तो CaCO3 में ना H है ना OH है।
अगर वाटर की बात करूँ तो वाटर में H+ और OH दोनों होते हैं, तो क्या ये अम्ल क्षार दोनों है? ऐसा तो नहीं है। तो ये स्टार्टिंग का जो पहला सिद्धांत जो जिसके आधार पर एसिड और बेस को आइडेंटिफाई किया गया वो था आर्हेनियस के सिद्धांत। बहुत सी कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के नए साइंटिस्ट, मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ कमियां आती रहती हैं और एक नए सिद्धांत का जन्म होता रहता है, तो उसी कमी को दूर करने के लिए उसके बाद नया सिद्धांत आया जिसे हम कहते हैं ब्रोनस्टेड-लोरी का सिद्धांत। इस आर्हेनियस के सिद्धांत की कुछ सीमाएं थी कि जैसे कि जिसको हम अम्ल और क्षार कह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि वो अम्ल है क्षार है, तो वो एक्वस मीडियम यानी कि जली विलेन पर ही निर्भर करता है। यानी कि सीधे तरीके से हम फाइंड आउट करना चाहे कि वो अम्ल है क्षार है तो हम नहीं बता पाएंगे। हम पहले इसको जली विलेन में डालेंगे, जली विलेन में पानी में डालते ही वो अगर वो H+ आयन देता है तो वो एसिड कहलाएगा और अगर OH देगा तो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो इस आधार पर अम्ल क्षार को आइडेंटिफाई करना बहुत टफ पड़ता था, यानी कि अगर हम कोई गैसी फॉर्म में होगा तो हम एसिड बेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये टफ पड़ा था। अगर जैसे कि अमोनिया की बात करी जाए, अमोनिया गैस के फॉर्म होते हैं, अमोनियम क्लोराइड गैस फॉर्म में थे, तो हम इनको उस समय फाइंड आउट नहीं कर पाए कि ये एसिड है या बेस है। इसी प्रकार इस अवधारणा में अम्ल क्षार केवल जली विलयन में ही वियोजित होते थे। अगर गैर जली विलयन हो गई जैसे एक्वस अमोनिया, एक्वस SO2 हो तो अम्ल क्षार की व्याख्या करना हमारे क्या हो गया था? असफल हो गया था। अम्ल क्षार हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बाद 1923 में आर्हेनियस सिद्धांत को मॉडिफाई करते हुए एक नई धारणा डेवलप करी ब्रोनस्टेड और लोरी ने, अम्ल क्षार सिद्धांत। ब्रोनस्टेड लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत 1923 में प्रस्तावित किया गया, जो किसी भी पदार्थ को अम्ल क्षार के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत हद तक सफल रहा। उसने ये कहा कि कोई भी पदार्थ जो प्रोटॉन देता है यानी कि H+ आयन देता है वो एसिड होगा, और जो उन प्रोटोनों को एक्सेप्ट करेगा यानी कि H+ आयन को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ब्रोनस्टेड लोरी का सिद्धांत था वो H+ पर आधारित। देखो आर्हेनियस का जो सिद्धांत था वो H+ और OH पर आधारित था। उसने कहा जो H+ देगा वो एसिड और OH जो देगा वो क्या होगा? बेस। लेकिन ब्रोनस्टेड लोरी सिद्धांत क्या कह रहा है कि जो एक्वस मीडियम में H+ आयन देगा वो एसिड कहलाएगा, और जो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। यानी कि ये टोटल ओवरऑल H+ पे डिपेंड था, इसमें OH का कोई रोल नहीं था। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार जो H+ डोनर है वो एसिड कहलाएगा और H+ एक्सेप्टर यानी कि H+ ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा? ग्राहक बेस कहलाएगा। ये सिद्धांत भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि ब्रोनस्टेड लोरी सिद्धांत H+ जो देगा वो एसिड होगा और जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि H+ देगा, H+ डोनेट करेगा, दाता होगा, प्रोटॉन दाता होगा। अगर मैं बात करूं आपकी CaCO3 की, फिर हम CaCO3 की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं CaO की, तो इसमें तो H+ है ही नहीं और H+ नहीं है, आगे इनके H+ डोनेट नहीं होगा तो एसिड नहीं आइडेंटिफाई होगा, और H+ डोनेट होगा नहीं तो बेस को भी हम बता नहीं पाएंगे। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया CaO की बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है H+, इसमें भी H का कोई रोल नहीं है। तो ये सिद्धांत तो आर्हेनियस के सिद्धांत से भी ज्यादा टफ पड़ गया, मॉडिफाइड करने के बजाय ये और ज्यादा टफ पड़ गया। उसने कहा कि H+ डोनेट करेगा, यानी कि जब तक डोनेट नहीं होगा तब तक हम बेस को भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जब तक कोई H+ देगा नहीं तो हम OH एक्सेप्ट कैसे करेंगे? तो ये सिद्धांत बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाया। लेकिन इसने एक नई चीज और बताई, अम्ल क्षार का संयुग्मन से हम एसिड बेस को बहुत लंबे समय तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसे संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत के नाम से भी हम कहते हैं, ब्रोनस्टेड लोरी का, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। उसकी इस अवधारणा के अनुसार संयुग्मी अम्ल क्षार युग्मिक की अवधारणा के अनुसार संयुग्मी क्षार वे यौगिक होते हैं जो अम्ल से एक प्रोटॉन हटा दिए जाने पर शेष रहते हैं। अगर एसिड एक H+ आयन डोनेट कर देता है तो वो इस धारणा के अनुसार वो संयुग्मी क्षार कहलाता है, यानी कि H+ आयन निकलने के पश्चात अगर उसको कोई ग्रहण नहीं कर रहा तो जो बचा हुआ मटेरियल है वो कहलाएगा संयुग्मी क्षार। इसी तरह से संयुग्मी अम्ल क्षार में से प्रोटॉन के जुड़ने के कारण बनते हैं। संयुग्मी अम्ल क्या होगा? जो क्षार होगा वो प्रोटॉन से, संयुग्मी जो अम्ल होगा जो क्षार में से प्रोटॉन के जुड़ने के कारण बनेगी। क्षार में एक अगर प्रोटॉन जुड़ जाता है तो क्या होता है? संयुग्मी अम्ल के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर यानी कि संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत ब्रोनस्टेड लोरी के सिद्धांत से बहुत बेहतर था, क्योंकि ब्रोनस्टेड लोरी कहता है जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड और जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। लेकिन इसने कहा ऐसा नहीं है। इसी सिद्धांत को इसने मॉडिफाई करके कहा संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत की जो एक प्रोटॉन के अंतर के कारण एसिड बेस पेयर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एसिड के साथ बेस पेयर बना सकते हैं। कहने का मतलब है any acid base reaction involve two acid and two base, there is an acid and base called conjugated pair। किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में एक एसिड और बेस होता है जो कि कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर को एक्सप्लेन करता है। ब्रोनस्टेड लोरी की अवधारणा के जो थे कुछ लाभ भी थे कि इसके लाभ ये थे कि यह जली विलयन के साथ अन्य प्रोटॉनिक विलयन में भी क्या होता था?
एसिड बेस बिहेवियर को एक्सप्लेन करता था। ये कंपल्सरी नहीं था कि जली विलयन हो, लेकिन उसमें तो जली विलयन होना जरूरी था। यह अवधारणा गैसीय अवस्था में भी अम्ल क्षार की प्रक्रिया को व्याख्या करती थी। जैसे कि मैंने बोला आरएनएस के सिद्धांत जली विलयन में दिखाता था, गैसी में नहीं, लेकिन ये गैसी में भी अम्ल क्षार की व्याख्या को क्या करती, प्रस्तुत करती थी। यह सिद्धांत गैर प्रोटोनिक विलायक जैसे कि SO2, लिक्विड SO2, लिक्विड BF3, लिक्विड BH3, AlCl3 आदि में भी अम्ल क्षार की व्याख्या कभी कभी तो करता था, लेकिन अधिकांशतः व्याख्या नहीं करता था, जिससे प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं हो पाता था। सबसे बड़ी बात, अगर प्रोटॉन का ट्रांसफर ही नहीं होगा तो आप एसिड बेस पेयर को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसलिए अम्ल क्षार की अवधारणा जो है इस सिद्धांत में एक्सप्लेन तो की गई, लेकिन कुछ लिमिटेशन रखी गई कि केवल यह जरूरी नहीं है कि जली विलयन की आवश्यकता हो, यह गैसी विलयन में भी इस सिद्धांत को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस सिद्धांत के एक सबसे प्रमुख लाभ ये था कि इससे हम अम्ल क्षार उदासीकरण अभिक्रिया को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते थे। H+ आयन और OH- आयन से युक्त जो विलयन होते थे, सॉल्यूशन होते थे, उनसे एसिड बेस कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी निकलती थी उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल क्षार उदासीकरण ऊष्मा के नाम से जाना करते थे, जिसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम अभिक्रिया में एसिड बेस आइडेंटिफाई करेंगे, तो एसिड बेस आइडेंटिफाई करने के बाद जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी, हम एसिड बेस अवधारणा को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हमारे पास, मैंने बोला, अम्ल और क्षार की अवधारणा, अम्ल और क्षार की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिस्टों ने अपनी अवधारणाएं दी, और जिसमें से सबसे प्रमुख जो 1884 की जो थ्योरी थी वो आरएनएस की थ्योरी थी, और 1923 एक दशक बाद जो थ्योरी आई वो आई आपकी ब्रोनिस्टेड-लोरी की थ्योरी। ब्रोनिस्टेड-लोरी की थ्योरी भी बहुत कई हद तक सफल हो पाई, कई हद तक सफल नहीं हो पाई, इसलिए उसने कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर को एक्सप्लेन करा। इसके बाद लास्ट जो थ्योरी थी वो थी आपकी लुईस की थ्योरी। उससे पहले हम लक्स फ्लड थ्योरी भी बताएंगे। उसके बाद थी आपकी लुईस की थ्योरी। लुईस की थ्योरी को एक्सप्लेन करना बहुत इजी नहीं था। लुईस की थ्योरी को ये लुईस ने बहुत अच्छी मॉडिफाइड थ्योरी दी जो आज तक चल रही है, जिसके आधार पर हम एसिड और बेस को फाइंड आउट करते हैं कि किसे हम एसिड कहेंगे, किसे हम बेस कहेंगे। तो एसिड बेस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आरएनएस की थ्योरी और ब्रोनिस्टेड-लोरी की थ्योरी और कंजुगेटेड एसिड बेस थ्योरी को एक्सप्लेन करा। अब आपकी बची है लुईस की थ्योरी, जो हम अगले डी टॉक में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।